आजकल आपको मीडिया वाले बुलाते नहीं, क्या रीज़न है? अर्नब गोस्वामी को 2018 में मैंने कह दिया था इंशाल्लाह तुम जेल जाओगे एक दिन। वो जेल को चले गया तो दूसरे मोदी मीडिया वाले डर गए। इन्हें बोल दिया तो बाद में हो जाता कि क्या किया। इस वास्ते भी बोला नहीं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मीडिया को बराबर फेस करते हैं, लेकिन आम काट के खाते या चूस के खाते। आपकी एनर्जी का राज क्या है? आपके चेहरे पर एक भी झिल्ली नहीं है। इतना स्मार्ट हैंडसम कैसे है आप आज तक? आप बटवा रखते या बटवा नहीं रखते? बटवे में पैसे रहते या क्या रहता बटवे में? कौन सी टॉनिक लेते हैं आप? ऐसे सवालों का जवाब देते हो। सोशल मीडिया इन दिनों बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह के लिए वाकई खतरनाक साबित हो गया। वो एक्चुअली आईटी सेल डाल के सोचे थे कि सोशल मीडिया को हम खा जाएंगे, बड़े बड़े पत्रकारों को भगा डालेंगे ट्विटर से, फेसबुक से। हम इनकी माँ बहन के गालियां देकर अच्छे अच्छे लोगों को हटा देंगे और हम छा जाएंगे बोलकर आए थे वो सोशल मीडिया पर। वो कू ऐप बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है। मैंने कहा मन की बात रहने दो, पहले मोदी जी जॉब दो। मेरी नजर में कंगना रनावत जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात की कैफियत में है। कहूंगा बाबा रामदेव झूठे, मक्कार, धोखेबाज इंसान है। अर्नब गोस्वामी। बीएनडी गुरु। तो इलियास साहब, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। और नवंबर 1 को एक एक्सीडेंट हुआ था, पैर का फ्रैक्चर हो गया था, फिर ऑपरेशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वॉकर पकड़ कर चल रहे और अच्छा। प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहे। कल खुतबा भी देकर आ गए मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोरोना कैसा गया आपका? कोरोना के लॉकडाउन में हम ये समझे थे कि काम हमारा रुकेगा, कम होगा, लेकिन गोदी मीडिया का शुक्रिया कि उन्होंने तबलीगी जमात पे इल्जाम लगाया और काम डबल टिबल हो गया। करीब करीब 100 से ज्यादा डिबेट्स दिए 24 चैनल्स पर, रिलेटेड टू जिहादी कोरोना, फिदाइन कोरोना, तबलीगी कोरोना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बहुत अच्छा गया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हिफाजत से रखा सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला बचा के रखा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला काफी काम भी लिया, उसका शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जानना चाहूँगा कि आजकल आपको मीडिया वाले बुलाते नहीं, क्या रीज़न है? अभी बुलाने का परसेंटेज काफी गिरा है। बुला रहे हैं लेकिन काफी कम बुला रहे हैं। उसका मसला ये है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कुरान हदीस से, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ से, मॉडर्न साइंस से, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, तारीखी वाकयात से और मुख्तलिफ तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपन अच्छे से जवाब दे देते हैं। तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता जरा बेचारे पसीने निकल जाते हैं उनके। अब वो आतंकवादी वगैरह बोले तो मैं उसका भी जवाब अच्छा दे देता हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कहीं से भी घेरने में लेने की कोशिश कर रहे, तो वो घेरे में नहीं आ रहा है इलियास शरफुद्दीन, क्योंकि इस्लाम बहुत पावरफुल है और इलियास शरफुद्दीन इस्लाम समझाता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो वो इस घेरे में नहीं आ रहा, तो वो लोग परेशान हो जा रहे जरा, इसलिए बुलाना थोड़ा कम कर दी। ए- उसके बाद हुआ यूं कि अर्नब गोस्वामी को 2018 में मैंने कह दिया था इंशाल्लाह तुम जेल जाओगे एक दिन। वो जेल को चले गया तो दूसरे मोदी मीडिया वाले डर गए। इन्हें बोल दिया तो बाद में हो जाता कि क्या किया। इस वास्ते बुलाने डर रहे। तो ऐसा माने कि आपका जवाब मतलब हजम नहीं हो रहा है न्यूज़ चैनलों को? मैं आपकी यही बात बिल्कुल सही है कि जवाब हजम नहीं हो रहा, और उनका जो एक एजेंडा होता है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का और मुसलमानों को बदनाम करने का, किसी तरीके से देश के वातावरण को गर्म रखने का, बिगाड़ने का और इसके जरिए वोट लेने का, पैसा कमाने का, वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं एक्चुअली। वो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करने जाते, मैं मोदी जी के गवर्नमेंट के पूरे गलतियां बता के हिंदू भाइयों को कितनी तकलीफ हो रही वो बता देता हूं वहां पर। वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने जाते तो मैं ये कह देता हूं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, हिंदुत्व वाले संघी लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। तो कभी भी वो हिंदू मुस्लिम करने गए तो मैं बोल देता हूँ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान भाइयों की तरह अंग्रेजों से लड़े, और सावरकर जो है वो अंग्रेजों के एजेंट बन गए थे। तो मैं जब ये बातें उनके सामने रखता हूं तो वो बेचारे जरा बौखला जाते, परेशान हो जाते। एजेंडा पूरा नहीं होता तो इसीलिए बुलाने में फायदा नहीं दिख रहा। ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा इंडिया में? जब तक बीजेपी, आरएसएस और इनका राज हट नहीं जाता, तब तक ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कर भारत में लोगों को आपस में लड़ाएंगे
और भारत की बर्बादी करेंगे। इकोनॉमी से लेकर, जॉब से लेकर, हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से लेकर हर मामले में ये तबाही लाएंगे जब तक ये रहेंगे, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट का, एजुकेशन का कोई एजेंडा नहीं है। इनका नहीं एजेंडा है मंदिर मस्जिद, इनका नहीं एजेंडा है एनआरसी सीए, इनका नहीं एजेंडा है बांग्लादेशी पाकिस्तानी, इनके नहीं एजेंडे बस वही है किसी तरह नफरत की राजनीति की जाए, मौत के सौदागर बनकर राजनीति की जाए। इनके पास डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, भारत को तरक्की दिलाकर चाइना अमेरिका से आगे लेके जाने का, बहुत तेजी के साथ 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी सही मानों में बनाने का ये एजेंडा नहीं है इनके पास। तो जब तक बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट रहेगी, बदकिस्मती से भारत की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो अभी आजकल की न्यूज़ चैनल है उस पर लोगों का भरोसा रहा ही नहीं है और उनको गोदी मीडिया का जो नाम दिया है उसके लिए क्या कहोगे आप? देखिए, भरोसा बनता है लोगों के अमल की वजह से। कोई इंसान किसी भी धर्म का हो, अगर ईमानदार है, अच्छा अमल कर रहा है, तो लोग खुद ब खुद उसके ऊपर ट्रस्ट करना, भरोसा करना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई इंसान किसी भी धर्म का हो, अगर चाटी दे रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ फैला रहा है, अच्छे दिन आएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 250 रुपए की गैस मिलेगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसे वादे कर कर 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल दे रहा है, 1000 रुपए की गैस दे रहा है, 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को बेरोजगार कर रहा है। जब ये चलेगा तो भरोसा जाएगा। और गोदी मीडिया ने झूठे झूठे फेक न्यूज डालकर मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, जाट लोगों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, केरला में मलबारियों के खिलाफ, तमिलनाडु में तमिलनाडु के लोगों के खिलाफ, ये जो झूठ फैला 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 कर, गलत बातें कर 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 अपनी साख को गिराया है, इसकी बुनियाद पर 95% हिंदुस्तानियों का भरोसा गोदी मीडिया पर नहीं रहा। हम देख रहे हैं, कोई भी न्यूज चैनल के क्लिप के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कैसा हिंदुस्तानी हर धर्म का गोदी मीडिया पर थूक रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार का डर है या कोई और वजह जो मीडिया सच नहीं दिखा पा रही है? देखिए, दो चीजें हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। कैरेट यानी कि पैसा, स्टिक यानी कि डर। पैसा भी मिल रहा है गोदी मीडिया को और एक दिल में डर भी है उनके कि कहीं अगर हम कुछ बोल दें खिलाफ में तो सीबीआई की रेड हो जाएगी क्या, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की रेड हो जाएगी क्या, एनआईए की रेड हो जाएगी क्या, एंटी नेशनल बोल देंगे, गद्दार बोल देंगे, पाकिस्तानी बोल देंगे, ऐसा बोल के कई केसेस तो नहीं कर देंगे, यूएपीए तो नहीं लगा देंगे, एनएसए तो नहीं लगा देंगे। इस एतबार से एक डर भी है और पैसे की खतरनाक लालच भी है। आप स्कैन कर लीजिए, गोदी मीडिया के तमाम पत्रकार जो आज बैठे हैं मुख्तलिफ चैनलों पर, 2014 में उनके इनकम टैक्स की फाइलिंग क्या थी, उन्होंने कितने पैसे कमाए थे, और अब 2021 आए तक उनका पैसा कितने गुना बढ़ गया। आप थोड़ा सा इंक्वायरी कर लीजिए, पता चलेगा 500 टाइम्स, 800 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1000 गुना भी पैसा बढ़ा है गोदी मीडिया के पत्रकारों का। मैंने एक जगह चेक किया तो पता चला 16 करोड़ फाइल करती थी एक गोदी मीडिया की एंकर 2014 में आईटी रिटर्न्स में, अब वो गोदी मीडिया की एंकर 450 करोड़ फाइल कर रही व्हाइट में। तो आप अंदाजा लगाइए कि पैसा भी खूब कमाए हैं, लोगों के खून पर, किसानों की मौत पर, लेबरर्स की जान देने पर पैसा भी कमाए हैं और डर भी है गवर्नमेंट का, दोनों भी। तो आपको क्या लगता है कि हमें मतलब जो हिंदुस्तानी नागरिक है उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो रोकना चाहिए इस चीज को। अल्लाह फरमाते हैं, सच्ची बात करो, सच्चे लोगों का साथ दो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चाई, ईमानदारी तरक्की देगी, इज्जत देगी और जन्नत में लेकर जाएगी। झूठ बर्बादी लाएगा और नर्क जहन्नुम में लेकर जाएगा। मेरी गुजारिश ये है तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से कि देश में शांति, उन्नति चाहते हैं, देश के अंदर अपनी, अपने नौजवान नस्ल की, फ्यूचर की तरक्की देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जान लीजिए सच्चे बोलना पड़ेगा, सच बोलते हुए सच्चे लोगों का साथ देना पड़ेगा। अगर झूठ चलेगा, फेक न्यूज चलेगा,
बदमाशी चलेगी, मक्कारी चलेगी, मासूमों को जेल में डालना चलेगा, गरीबों को मारना चलेगा और ऐसे गलत गलत काम चलेंगे तो फिर तबाही और बर्बादी और बर्बादी और बर्बादी रहेगी। -24 जीडीपी गया है, आने वाले दिनों में -50 भी जा सकता है। आने वाले दिनों में अभी 100 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया हिंदुस्तान। 2014 में 45 लाख करोड़ का कर्जदार था। 70 सालों में गवर्नमेंट ने उतना कर्जा लिया था। मोदी जी आके 6 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। तो 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जदार हो गया भारत। बैंक साफ हो रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं। ये और बर्बादी आएगी अगर हिंदुस्तानी सच्चाई का साथ ना देंगे तो। मैं ये कहना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानी भाइयों बहनों से, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, गलत लोगों का साथ मत दीजिए, मक्कार लोगों का, आग लगाने वालों का, मासूमों को मारने वालों का साथ मत दीजिए और सच्चे लोगों का, ईमानदार लोगों का साथ दीजिए। देश भी तरक्की करेगा, देशवासी भी सुकून और सलामती से उन्नति करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये कहूंगा कि बदकिस्मती से हमारे होम मिनिस्टर को एनआरसी बोलना नहीं आता, एनआरसी का फुल फॉर्म बोलना नहीं आता। 4-4 बार अटकता वो बेचारा। कैसा होम मिनिस्टर बन गए? हिंदू मुस्लिम का विवाद करके, मंदिर मस्जिद का विवाद करके। अब अंदाजा लगाइए ऐसे होम मिनिस्टर रहेंगे। हमारे रेलवे मिनिस्टर आइंस्टाइन को बोलते हैं कि ग्रेविटी डिस्कवर करा बोले। हमारे प्रधानमंत्री का तो क्या कहना, सुभान अल्लाह, गटर में से गैस बना लेते, लेग जाके क्लाउड्स में रडार को छुपा लेते, A+B² का ऐसा फॉर्मूला बताया उन्होंने कि दुनिया के मैथमेटिशियन चक्कर आके ही गिर गए बेचारे। तो हमारे प्रधानमंत्री तो सबसे भारी है, सबसे भारी। तो ऐसे लोग आ गए हैं गद्दी पर, अल्लाह हिफाजत करे भारत की। एजुकेशन लाजिम, लाजिम, धर्म का अच्छा सच्चा एजुकेशन, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ, कुरान, हदीस से सिमिलैरिटीज, रब के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रब के कानून के बारे में, और इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह में भी अच्छी एजुकेशन वाला ही लीडर बने, MP MLA बने, मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने। ऐसा लाएंगे तो बड़ा फायदा रहेगा। वरना आज जो भारत तेजी से नीचे आया है, 5वें नंबर की इकोनॉमी थी, 165वें नंबर की इकोनॉमी कर दी उसने। 2013-14 तक भारत 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। अब 165 पोजीशन पे लेके चले गए। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी पीछे है। माल नोरिशमेंट का बुरा हाल, नौकरियों का बुरा हाल, इकोनॉमी का बुरा हाल, GDP का बुरा हाल, कंपनीज धड़ाधड़ बंद होते जा रहे हैं। तो हालात, सिचुएशन इसलिए है कि पढ़े लिखे लोग रूलिंग में नहीं है। लाजिम एजुकेशन होना चाहिए। मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि इफ मोदी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया। अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के, तो भारत के लिए बड़ी तबाही लाएंगे। 6 साल में समझ में आ गया लोगों को। वाकई पढ़ा लिखा जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह था, उसने सच कहा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई भी जो भी सवाल होता है, जैसे पेट्रोल पे हो गया या कोई भी हो गया, GDP हो गया, तो मीडिया के सामने खुल के बात नहीं करते। उनका एक है कि मन की बात, वो अपने चैनल पे मन की बात करते हैं, पर कभी सामने आके सवाल नहीं लेते मीडिया से। क्या रीज़न होगा? देखिए, मैं ये बात से मुत्तफिक नहीं हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मीडिया को बराबर फेस करते हैं, लेकिन आम काट के खाते या चूस के खाते। आपकी एनर्जी का राज क्या है? आपके चेहरे पर एक भी झिल्ली नहीं है। इतना स्मार्ट हैंडसम कैसे है आप आज तक? आप बटवा रखते या बटवा नहीं रखते? बटवे में पैसे रहते या क्या रहता बटवे में? कौन सी टॉनिक लेते हैं आप? ऐसे सवालों का जवाब देते हो उनको। अगर रवीश कुमार के सामने, करण थापर के सामने बैठो, बोलो, उन्होंने पानी पी लेते, भाग जाते, निकल के पहले फरार हो जाते। उनको ऐसे पत्रकार के सामने बैठो, बोलो, कम से कम मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मेरे सामने बैठिए, बोलिए 5 सवाल के लिए, सिर्फ 5 सवाल। इकोनॉमी पर, भारत की सिक्योरिटी, जो मां बहनों की इज्जतें लुट रही है, गैंगरेप्स वगैरह हो रहे हैं, सिक्योरिटी पर, क्राइम पर, भारत के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, चाइना वगैरह पर, नौजवानों के रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और 5वां कि हिंदुत्व क्या है, उसका विजन क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। खाली ये 5 सवाल के जवाब दे दो, बोलिए। रवीश कुमार, करण थापर तो खैर उनको
वो उनका नाम लिए तो प्रधानमंत्री की नींद एकदम चले जाती। मेरे सिंपल 5 सवाल का जवाब दे दो, बोलिए। नहीं बैठते। उन्होंने किसके सामने बैठते? टॉनिक, आम, वो क्लाउड्स, वो अजीब अजीब बातें करते। भाई अल्लाह रहम करे, मेरे को इतना बुरा दिखता। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री ऐसे लुच्चे पत्रकारों के सामने, ऐसे बिकाऊ पत्रकारों के सामने बैठता है और उसके सवालात के, उनके दीवाने सवालात के जवाब देता है। मैं जब भी इंडिया के बाहर जा रहा हूं, हंस रहे लोग हमारे, हंस रहे वो। वो डायरेक्ट पूछते हैं, अरे योर प्राइम मिनिस्टर हैड बीन आस्क्ड दैट हाउ ही ईट द मैंगो, आम कैसा खाता, पूछते तुम्हारे प्राइम को नेशनल टीवी पे, बोलते और हंसते हमारे सामने। इतना खराब भारत की इज्जत और गरिमा गिरती है तो इतना बुरा लगता है। ये भारत के लिए हम लोग खून पसीना दिए, हमारी नस्लें लगाए हम इनके लिए, ये देश के लिए, और यहाँ पर ये खेल हो रहा है। तो प्रधानमंत्री एक्चुअल मीडिया के सामने नहीं, गोदी मीडिया के सामने बैठ। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आजकल युवाओं में बेरोजगार बहुत बढ़ रहा है, तो आगे जाके युवा लोग क्या करेंगे, क्या डिसीजन ले, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूरोप और अमेरिका में नौजवान नस्ल कम हो रही है, बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन का डिक्लाइन है। अमेरिका और यूरोप में पॉपुलेशन नीचे जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत के अंदर अल्लाह पॉपुलेशन ऊपर ला रहा है, और ये दिना हमारे लिए बेहतरीन थे। 300 करोड़ यंग यंग माइंड से हमारे पास ताकतवर बच्चे हैं माशाल्लाह, लड़के लड़कियां हैं, जिनसे बेहतरीन काम डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, साइंस, मॉडर्न साइंस का लेकर हम तेजी से तरक्की करके यूरोप अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं आने वाले 15-20 सालों में। लेकिन बदकिस्मती से वही नौजवानों को हाथ में पेन देने का त्रिशूल दे दी, हाथ में बुक्स देने का, हाथ में उनके पत्थर दे डाले, हाथ में उनको जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर देने का उनके दिमागों में जहरीले नारे दे दिए, और नतीजे में वो नौजवान गाड़ियां भगा लेते फिर रहे, मस्जिदा जला रहे, आपस में लड़ रहे, फसाद कर रहे, ट्विटर पे बैठ के 2 रुपए की ट्वीट मार लेते बैठे हुए हैं, 2 रुपये ट्वीट, और क्या क्या। अरे कंस्ट्रक्टिव तरीके से, तामीरी तरीके से हमारे नौजवानों को हम इस्तेमाल करते, अल्लाह की कसम चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ सकते, जापान और यूरोप को पीछे छोड़ सकते थे। हमारा दौर आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो पूरी जहरीली पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स कर कर नौजवानों के जहन को जो भटकाया गया, इसमें मैं आगे कहना चाहता हूं, अल्लाह ही बचाए भारत के नौजवानों को, और भारत अल्लाह ही हिफाजत करे, क्योंकि जिस तेजी से वो लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आपस में अगर लड़ पड़े तो इतनी तबाही आएगी कि फिर गोले आकर हमारे सरों पे बैठेंगे 200-300 साल। अल्लाह हिफाजत करे। ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कितना खतरनाक है। सोशल मीडिया इन दिनों बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह के लिए वाकई खतरनाक साबित हो गया। वो एक्चुअली आईटी सेल डाल के सोचे थे कि सोशल मीडिया को हम खा जाएंगे, बड़े बड़े पत्रकारों को भगा डालेंगे ट्विटर से, फेसबुक से, हम इनकी माँ बहन के गालियां देकर अच्छे अच्छे लोगों को हटा देंगे और हम छा जाएंगे बोलकर आए थे वो सोशल मीडिया पर। लेकिन अल्लाह के खास रहमो करम से, अल्लाह के फजल से चंद अच्छे लोग खड़े रहे सोशल मीडिया पर, और खड़े रहने के बाद जब क्लिप्स निकालना शुरू करे, अल्लाह का शुक्र है उसमें बहुत से मुस्लिम्स भी है, नॉन मुस्लिम्स भी है, उसमें माशाल्लाह अलग अलग फील्ड के नेक लोग हैं। मैं अभिषेक शर्मा की बात करूंगा, मैं रवीश कुमार की बात करूंगा, मैं क्या करते हैं प्रणव रॉय की बात करूंगा, मैं निधि राजदान की बात करूंगा, फिर कैरवान मैगजीन है, द वायर है, ट्विटर पे ऑल्ट न्यूज है, जुबैर है, प्रतीक सिन्हा है, ऐसे बहुत से लोगों ने बेहतरीन मेहनत कर कर, हमारा द न्यूज लॉन्ड्री है, ये लोगों ने मेहनत करके सोशल मीडिया पर जब गवर्नमेंट को एक्सपोज करना शुरू किया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मीडिया के क्लिप्स वगैरह हम भी डाले। आप जैसे भाई वारन बॉलीवुड के ठहर कर हमारा इंटरव्यू लिए तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों में गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के करम से जब ये गोदी मीडिया फेल होने लगी और मोदी गवर्नमेंट एक्सपोज होने लगी, तो अब सोशल मीडिया खतरनाक हो गया। किसके लिए? बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, मोदी आरएसएस के लिए। इसीलिए 4 दिन के नीचे नया कानून लेकर आए हैं कि अब हम सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल करेंगे बोलकर, जैसा गोदी मीडिया पे करे थे। अल्लाह हिफाजत करे।
जैसे कि सोशल मीडिया को सरकार कंट्रोल करना चाहती है, उसकी जगह पे कू करके एक वे ये है, ट्विटर की जगह कू लेके आए और जी जी व्हाट्सएप की जगह अपना कुछ लेके आए संदेश करके। तो उस पे क्या करेगी, कितना जी जी कंट्रोल जी क्यों? मसला ये है, कू ऐप जो लेकर आए हैं, वो कू ऐप बीजेपी आरएसएस की एक शाखा है, एक शाखा है। वो आम जनता के लिए, मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपनी राय रखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है वो। आप जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे, व्हाट्सएप पे आप खुलकर बात रख सकते हैं, मेरी और आपकी, हम सब रख सकते हैं। लेकिन कू ऐप जो है वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल बेस्ड ऐप है, आरएसएस की शाखा की तरह डाला गया, और वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर तेजी के साथ फैलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी बीजेपी आरएसएस की है वहां पर। और हैरत की बात आप सुनेंगे, कू ऐप जिस दिन लॉन्च हुआ उसके तीसरे दिन ट्विटर के शेयर्स 27% ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने ट्विटर को गिराने आए थे, ट्विटर उन्होंने आने के बाद जड़ों के ऊपर और ऊपर हो गया। तो फिलहाल मसला यह है, कू ऐप हो या व्हाट्सएप, वो और एक ला रहे हैं कू यूट्यूब, उनका खुद का यूट्यूब लेकर आ रहे हैं। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप उनका खुद का एक व्हाट्सएप के लेवल पे कुछ प्लेटफॉर्म लाना चाह रहे हैं। सक्सेसफुल रहने वाला नहीं है, क्योंकि याद रखिए, झूठ की उम्र छोटी रहती, सच लंबा चलता। और अभी 2-3 दिन से ना ट्रेंडिंग चल रहा है, मोदी जी रोजगार दो, तो उस पे क्या करोगे? मैं मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी जॉब दो, खासतौर पे मोदी जी जॉब दो जो है, 24 घंटे में 5 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं। आपको हैरत होगी सुन के, 1.5 मिलियन ट्वीट्स ट्विटर ने डिलीट करके उसको नीचे लाया ट्रेंड को, वरना वो ट्रेंड एक हैशटैग पर 5.7 मिलियन था, और 3 घंटे के बाद उसको 4.5 मिलियन ट्वीट्स पर लेकर आए, 57 लाख ट्वीट से 45 लाख पर लेकर आए। उसको ट्विटर से डिलीट कराते कराते क्या क्या हाथ पैर पड़े नहीं मालूम, उसको कंट्रोल करे, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल नहीं, पूरे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 ट्रेंड हो रहा था वो, इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 ट्रेंड हो रहा था। और मोदी जी जॉब दो के ऊपर मैंने भी जो सो काफी ट्वीट्स मारे, मैंने कहा मन की बात रहने दो, पहले मोदी जी जॉब दो, आरएसएस की तरफदारी छोड़ दो, पहले मोदी जी जॉब दो, अदानी अंबानी की गुलामी रहने दो, पहले मोदी जी जॉब दो। ऐसे बोलकर मैंने भी काफी ट्वीट्स मारे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से काफी अच्छा गया ट्विटर पर मुझसे। मैं पूछना चाहूंगा एक कंगना रनावत के ऊपर, कि सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलो तो कंगना रनावत तो गुस्सा आ जाता है। मेरी नजर में कंगना रनावत जो है वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात की कैफियत में है। उनके 2-4 फिल्में आखिरी फ्लॉप गई हैं, तो उसका बदला भारतवासियों से वो ले रही है कि मेरी फिल्म फ्लॉप कैसा करे, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ बोलकर वो बेचारी बदला लेने निकल गई। वो किसानों को आतंकवादी बोलती है, वो किसान के समर्थन 70 करोड़ हिंदुस्तानियों को गद्दार बोल देती है। वो रेहाना को बोलती है, कौन रेहाना है ये? ग्रेटा थनबर्ग को बोलती है, कौन ग्रेटा थनबर्ग है? यानी जो भी लोग इंसाफ के लिए किसानों के साथ, गरीबों के साथ खड़े रहे और उनकी तायीद करे, उस पर कंगना रनावत को गुस्सा आ जाता है। जो भी लोग मोदी जी के खिलाफ कुछ जरा बोल दिए, उस पर वो कंगना रनावत को गुस्सा आ जाता है। तो जो पिक्चर्स नहीं चले, उसका बदला वो भारतवासियों से ले रही है और वो बदला निकाल रही है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि आज की तारीख में किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, एमएसपी के लिए दिन रात लड़ रहे हैं। वो किसान जिनके पिछले 10 सालों में 44 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, उसके लिए लड़ रहे हैं गरीब किसान, और वो किसानों के खिलाफ अदानी अंबानी को सपोर्ट कर रही। और जो भी इंडियन एक्ट्रेस भी हो, चाहे स्वर्णा भास्कर हो या आलिया भट्ट हो, वो जब किसानों की तायद में एक ट्वीट कर देते हैं, या प्रियंका चोपड़ा हो, वो उन लोगों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बोल रहा है, बी ग्रेड एक्ट्रेस है, इनको कौन पहचानता? जो है वो मैं सो। अभी वो परसों अपने आप को मेरिल स्ट्रीप के साथ कंपेयर कर रही थी और बोल रही थी मेरिल स्ट्रीप भी कुछ नहीं है, मैं उसके भी बहुत आगे हूं। तो मेरे को इतना ही लगता है
कि वो बेचारी का मानसिक संतुलन थोड़ा गुस्से में है 2 पिक्चर्स फेल होने की वजह से। अर्नब उसको बोलता है एरेटोमानिया, यानी किसी मर्द के बारे में वो ज्यादा सोच लेकर वो ज्यादा अट्रैक्ट हो गई वो, और उसी के चक्कर में पड़ी है। ऋतिक रोशन के केस में जी अर्नब जी उसको जी। व्हाट्सएप तो चैट में व्हाट्सएप बोलता लाइक है, वो जी एरेटोमानिया करें। क्या बोलता हूँ। हाँ राइट। और ये फिर अर्नब के शो में बेगरत बनकर जाती है। तो मुझे लगता है कि उसके पास ना दूसरे औरतों की इज्जत है ना खुद की इज्जत है, क्योंकि वो खुद की इज्जत नहीं कर सकती तो दूसरों की भी नहीं करती है। अभी परसों बोल रही थी कि मैं हड्डियां तोड़ती हूँ, मैं किसी पिक्चर में आइटम नंबर नहीं करती, आइटम नंबर नहीं करती। अब वो पूरे उसके ट्वीट के नीचे उसके आइटम सॉन्ग को डाल डाले लोग, वो नए से आइटम सॉन्ग वो जिसको देख ही नहीं थी कोई पब्लिक, वो फेमस होना शुरू हो गया। तो मैं कहता हूं कि वो कंगना रनावत जो है फिलहाल आगे चल के वो महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर बनने के चक्कर में है कि क्या है कि वो ख्वाबा देख रही होंगी उसके, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा दिल्ली से कोई ना कोई प्रेशर में लाए कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो आगे बढ़ गई। अब परेशान होते फिर वो, अब परेशान इसलिए कि पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में केस डाली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ, वो घर के बारे में कि मेरा घर तोड़ दिए थे गलत करे। अब बोल रही कि नहीं मेरे पास घर की परमिशन नहीं है, मैं केस वापस लेती हूँ, पहले परमिशन निकालने जाती हूँ। और वहां बॉम्बे के अंदर थोड़े लोग जेसीबी लेके बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं कि ऐसा मौका मिले तो जेसीबी जेसीबी भी जाए उसके घर को। वो बिला वजह के डर्टी पॉलिटिक्स के बीच में आ गई। वो सलीके से एक एक्ट्रेस थी, वो जो कर रही थी अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में आकर जो देश में आग लगा रही है, जहर फैला रही है, इट्स वेरी डेंजरस, खतरनाक है, नहीं कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन अब पूरे भारत में फैल चुका है। किसान जाग गए हैं। किसान बिलों को नहीं समझे बोल रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन असल में किसान बिल को समझ गए और इसीलिए वो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, काले कानून हटाओ बोल रहे हैं। पूरे भारत में वो फैल गया है किसान आंदोलन। इसका नतीजा कुछ भी निकले अल्लाह ताला जानता है, लेकिन एक बात पक्की है कि आज की तारीख में मोदी गवर्नमेंट एक्सपोज हो गई है कि वो अदानी और अंबानी की चौकीदार है और किसानों के लिए और मजदूरों के लिए गद्दार है। अदानी अंबानी की चौकीदार है, किसानों और मजदूरों के लिए मोदी गवर्नमेंट गद्दार है। उन्होंने मजदूरों को मरवाया लॉकडाउन में, वो किसानों को तबाह करना चाहते हैं उनकी जमीनों के लिए, और अदानी और अंबानी के हवाले भारत का 80 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हैं। भारत का एग्रीकल्चर बिजनेस है 80 लाख करोड़। किसानों को रोड पे लाएंगे तो किसान जमीन बेच के चले जाएंगे शहर में मजदूरी करने, और अदानी अंबानी वो जमीन खरीद कर उस पर अपने लेबर्स को लगाकर अनाज उगाकर गोदाउन्स और रेलवे खरीद कर वहां से पूरे इंडिया के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स डालकर उसके जरिए अनाज और तरकारी और फ्रूट सप्लाई करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये प्लानिंग है। और मैं ये चीज को दुनिया के सामने लाने के लिए 4 साल से कोशिश कर रहा था मीडिया में जाकर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, किसान समझ चुके हैं। अ, आपको क्या लगता है कि जो अंबानी अडानी से मोदी का इतना प्यार है, अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है? यदि कि गुजराती बच्चे पैसा देंगे तो काम लेंगे। गुजराती बच्चे हैं अदानी और अंबानी, पैसा फुकट में नहीं देंगे। देयर आर नो फ्री लंचेस। कहीं पर भी फ्री में अपने बाप को पानी नहीं पिलाते वो लोग। कुछ फायदा रहा तो ही आगे बढ़ते। तो मोदी जी को क्यों खर्चा करेंगे वो हजारों करोड़, बीजेपी आरएसएस पे क्यों करेंगे? अगर करे हैं तो फिर उसूल भी करेंगे। अभी आप देखिए मोदी जी स्टेडियम हो गया गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी जी स्टेडियम हो गया। और मोदी जी स्टेडियम के अंदर अदानी स्टैंड और अंबानी स्टैंड भी आ गया। हम दो हमारे दो, जो राहुल गांधी ने कहा था वो साबित हो गया। हम दो हमारे दो, अब वो जशोदा बहन को नहीं लाए पिक्चर में, लेकिन खाली बता रहा हूं मैं, हम दो हमारे दो का फिल्म बिल्कुल साबित हो गया कि मोदी जी अमित शाह और उनके हमारे दो अदानी अंबानी। और ये वाली चीज जो है मैं समझता हूं कि अदानी और अंबानी के पावर को जाहिर करती है मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। वो ये साबित कर सकते हैं कि हम इनको जैसा चाहे नचा सकते हैं, और वो कर भी रहे हैं। तो मोदी और अमित शाह और मोदी गवर्नमेंट अदानी अंबानी के खिलाफ मैं नहीं समझता कि कभी जाएंगे। ये पूछना चाहूँगा कि बीजेपी को अगर टक्कर देने के लिए कोई ऑपोजिशन है तो आप कौन सी पार्टी को समझते हैं कि वो उनको टक्कर दे सकती है? मैं कहता हूं कि बीजेपी एनडीए बनाकर
उसके अंदर 22 पार्टियों को लाए थे, फिर 30 करे, फिर 40 और 41 पार्टियों को जमा कर लिए थे पूरे भारत से। अब पार्टी अलग होकर जाते जा रही है, कभी शिवसेना निकल गई, कभी वहां पंजाब की अकाली दल निकल गई, अब निकल रहे हैं, लेकिन 42 पार्टियों का गठजोड़ था एनडीए। बीजेपी के मोदी जी उसका चेहरा थे, लेकिन गठजोड़ 42 पार्टियों का था। वैसे ही टक्कर के ऊपर उनके एक पार्टी नहीं, पूरे सेक्युलर पार्टीज जमा होना चाहिए, पूरे सेक्युलर पार्टी। कांग्रेस है, टीएमसी है, और हमारे पास की टीआरएस है, ऐसे ही तमिलनाडु की एआईडीएमके है, वैसे ही केरला से सीपीआई है, और हरियाणा से लोकदल पार्टी वगैरह है, उत्तर प्रदेश से लोकदल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। पूरे पार्टियों का स्ट्रॉन्ग गठजोड़ होकर फिर अच्छे तरीके से इनको काउंटर अगर देंगे तो बराबर रिजल्ट आ सकता है। अगर वैसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में बीजेपी, जिसके पास अब 25 से ज्यादा पार्टीज है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, सीबीआई है, एनआईए है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अभी बार वक्त सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ ठहर जाता, तो ये सब मिलकर इनको एक साथ इनसे निपटना मुश्किल होगा। तमाम सेक्युलर पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर आए, हमारे पास ये एमआईएम भी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए तो फिर अच्छा काउंटर दे सकते हैं। एमआईएम से बात है कि अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाला है और ओवैसी साहब को रैली करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है, तो ये कितना नुकसान रहेगा उनके लिए? मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम इलाकों में भारत के मुस्लिम कैंडिडेट्स आगे बढ़ना चाहिए, और मुस्लिम कैंडिडेट्स एमएलए और एमपी बनना चाहिए, और एमआईएम भी वहां मुस्लिम इलाकों में जाती है और अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाती है, तो उसको उसकी इजाजत देना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर मुस्लिम पॉकेट्स में मुस्लिम कैंडिडेट्स रहें, इसकी कोशिश होनी चाहिए, और एमआईएम को ब्लंटली नहीं रोकना चाहिए। डेमोक्रेसी है हमारे पास, तो मौका दिया जाना चाहिए। और ये भी कहूंगा कि जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट वोटर्स कम हैं, मुस्लिम वोटर्स कम हैं और मुस्लिम कैंडिडेट की जीतने की गुंजाइश नहीं है, वहां पर एमआईएम भी नहीं जाना चाहिए। वहां पर जाकर बड़ा नुकसान छोटा फायदा नहीं करना चाहिए, छोटा नुकसान बड़ा फायदा लेना चाहिए। बात करें कि महंगाई की, एक बार बाबा रामदेव ने कहा था कांग्रेस की सरकार में कि मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपये लीटर मिलेगा, पर अब बोल रहे हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ा है कि जो भी मुनाफा होगा वो अब मतलब हिंदुस्तान के आवाम के लिए होगा, तो उस पर क्या कहोगे यू टर्न करने? मैं ये कहूंगा बाबा रामदेव झूठे, मक्कार, धोखेबाज इंसान है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को धोखा दिया है, ये बोल के कि मोदी आएंगे तो 35 रुपए पेट्रोल रहेगा, 300 रुपए गैस रहेगी और इतने नौकरियां मिलेंगे, काला धन आएगा, हर गांव को अमेरिका यूरोप की तरह कर देंगे, लंदन की तरह कर देंगे, एक एक गांव को जो 20-20 हजार करोड़ मिल जाएंगे, 20 लाख हजार करोड़ का बाहर काला धन है, मेरे पास फाइल है उसकी, आएंगे। ये झूठे बातें कर 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 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को धोखा दिए बाबा रामदेव। अभी चाइना से सिरप मंगा के, झूठा शहद बना के, झूठा शहद पिला के, चाइना का सिरप पिलाकर फिर हिंदुस्तानियों की जान को धोखा दे रहे हैं और मार रहे हैं। अभी कोरोनिल निकाले थे, एक दवा निकाले कि ये कोरोना वायरस की, कोविड-19 की दवा है, और डब्ल्यूएचओ से सर्टिफाइड है बोलकर। मैं उसी दिन क्लिप निकाला, इन्हें झूठा है, डब्ल्यूएचओ से कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला। दूसरे दिन डब्ल्यूएचओ ने भी ये कह दिया कि हमने किसी को सर्टिफिकेशन नहीं दिया। यूनियन मिनिस्टर को बिठा के धोखे देता, वो जनता को धोखे देता। तो नंबर 1 का झूठा, गद्दार और मक्कार इंसान है बाबा रामदेव। जेल में होना चाहिए, पतंजलि बैन होनी चाहिए, उसके पूरे अकाउंट्स को सीज करना चाहिए। भारत के लिए ये सबसे पहला काम, भारत की हिफाजत के लिए, भारतवासियों की हिफाजत के लिए। दूसरा, वो अभी बोल रहा था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाए हैं तो डेवलपमेंट के लिए बढ़ाए हैं, तो पहले किसके लिए बढ़ाए थे? पहले किसके लिए बढ़ाए थे? पहले भी डेवलपमेंट के लिए बढ़ाए थे। और दूसरा, वो बोल रहा है कि अब पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया तो साइकिल चलाइए, पैदल जाइए, साइकिल चलाने से सेहत अच्छी रहती, पैदल जाने से सेहत अच्छी रहती। खुद बड़े बड़े गाड़ियों में फिरता हो, रेंज रोवर में फिरता हो, मर्सिडीज में फिरता, चार्टर्ड प्लेन्स में फिरता हो, और हमारे को बोल रहा पैदल जाओ और साइकिल चलाओ बोल के। अच्छा, उन्होंने बताने के लिए साइकिल भी चलाई थी बीच में, आधी किलोमीटर भी नहीं चली, धड़ बोल के गिर गया जाके वहां पे पार्क के अंदर। तो बोलने को बातें बहुत बोलता हो, एक पैसे के भरोसे के काबिल का इंसान नहीं है।
और मेरी गुजारिश है तमाम 130 करोड़ भारतवासियों से, ऐसे बाबाओं से होशियार रहिए जो आपका धर्म भी नष्ट कर रहे हैं और आपकी दुनिया भी बर्बाद कर बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, वो लोग सरकार के अगेंस्ट बोलने से ना बहुत डरते हैं, क्योंकि वो खुद खुल के नहीं बोलते। तो क्या रीज़न होगा कि उनको भी डर रहेगा कि हम कुछ अगर बोल दे तो हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। रहे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा तमाम सेलिब्रिटीज से और तमाम स्पोर्ट्स स्टार से और अलग अलग फील्ड के जितने भी टॉप के लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कोई भी हो, अल्लाह फरमाते हैं तुम सच्चे रहो, सच्चों का साथ दो, अल्लाह ताला सच्चे लोगों को पसंद करता है। तो मैं कहूंगा सिर्फ हमारे एक मालिक रब अल्लाह से डरिए और सच्ची बात करिए। आज आपकी आवाज की जरूरत है देश को बचाने के लिए, देश की गरीब 80-90 करोड़ जनता को बचाने के लिए, मिडिल क्लास को बचाने के लिए, किसानों को, मजदूरों को बचाने के लिए। देश के बॉर्डर्स को चाइना के हवाले कर दे रहे हैं। लद्दाख का बहुत बड़ा इलाका फिंगर 8 से फिंगर 3 तक चाइना ले चुका है। अरुणाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर अंदर आकर पूरी कॉलोनी बसा दिया, चाइना गांव बसा दिया। तो ऐसे हालात में सेलिब्रिटीज और स्पोर्ट्स स्टार्स खामोश नहीं रहना चाहिए, सच्ची बात, हक वाली बात बोलना चाहिए। वो 1 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ट्वीट नहीं, वो विवेक ओबराय कर रहा, वो क्या ऐसे जो सो बिकाऊ स्टार्स कर रहे और स्पोर्ट्समैन कर रहे, वो 5 लाख रुपए के ट्वीट्स नहीं। अक्षय कुमार जो ट्वीट मार रहा, वही ट्वीट लता मंगेशकर मार रही वहां से, फिर वही ट्वीट जो सो दूसरी स्पोर्ट्स स्टार, टेनिस स्टार मार रही। तो ये कॉपी पेस्ट के ट्वीट्स नहीं, ईमानदारी के ट्वीट्स, दिल की आवाज, भारत की भलाई के लिए, 130 करोड़ भारतवासियों की भलाई के लिए। और ये जो कॉपी पेस्ट ट्वीट्स है, अल्लाह चाहे तो इनके दिन खत्म होंगे, क्योंकि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अच्छे दिन ला रहे हैं इनके वास्ते, वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी 2 रुपए ट्वीट वाले हैं, इनके अच्छे दिन आएंगे जल्दी इंशाल्लाह। पुलवामा के अटैक के बाद बालाकोट स्ट्राइक करने के लिए मोदी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, और उससे 3 दिन पहले, स्ट्राइक से 3 दिन पहले, अर्नब गोस्वामी चैट में अपने वो रेटिंग वाले बंदे से डिस्कस कर रहा है, टीआरपी रेटिंग वाले बंदे से, कि कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान है उसके अंदर इन्वॉल्व, हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बालाकोट स्ट्राइक को वो डिस्कस कर रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का बहुत बड़ा मसला है। किसने अर्नब गोस्वामी को इंफॉर्मेशन दी थी? अर्नब गोस्वामी क्या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीज डोवल से कांटेक्ट में था क्या? होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर से कांटेक्ट में था क्या? पीएमओ से कांटेक्ट में क्या था क्या? क्योंकि व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है उन्हें सबसे कांटेक्ट में था। तो अर्नब को ये इंफॉर्मेशन किसने दी? अर्नब बाहर लीक कैसा कर रहा है? क्या पाकिस्तान को ये पहले तेला जा चुकी थी? ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और कड़ी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बदकिस्मती से अर्नब पे कार्रवाई करने का मोदी गवर्नमेंट उसको बचा रही है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं बचेगा, वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जो भाग लेते फिर रहा, ज्यादा दिन नहीं बचेगा। जो उसके गुरु है और जो ये है अर्नब गोस्वामी, ये सब जेल को जाएंगे एक दिन इंशाअल्लाह, क्योंकि इनके पाप का घड़ा तकरीबन भर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुशांत के केस में जब ड्रग्स का केस आया था तो उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी, क्या क्या नहीं बोला था। पर अभी हाल ही में बीजेपी की जो यूथ लीडर है उनको पकड़ा गया, तो उस पर एक सवाल नहीं उठाया गया, ऐसा क्यों? सुशांत के केस में रेहा चक्रवर्ती को बगैर किसी सबूत के मीडिया ट्रायल चला के उसको 3 महीने के लिए जेल को भेज डाले, 3 महीने उसको, उसके भाई को भेज डाले। और पमीला गोस्वामी बीजेपी की लीडर बंगाल से 100 ग्राम कोकीन के साथ घटती है, उस पर एक भी डिबेट नहीं होता है। इसीलिए इनको गोदी मीडिया और बी&डी का टाइटल मिला है। अब बी&डी में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता, आप समझ जाते हैं, भारतवासी भी समझ रहे हैं बी&डी क्या होता है। बी&डी और गोदी मीडिया का टाइटल इसीलिए मिला इन लोगों को कि ये लोग एक तरफा एक जहरीले एजेंडे से काम कर रहे हैं और ईमानदार लोगों को जेल में डाल रहे हैं, मासूमों को जेल में डाल रहे हैं, मासूमों की लिंचिंग करवा रहे हैं। और असल जो गद्दार है, गुनहगार है, जिनसे असल ये तमाम गुनाह हुआ, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। गोदी मीडिया उनके बारे में डिबेट नहीं कर रही है। इसी वजह से इनकी गरिमा और इज्जत गिर रही है और गवर्नमेंट की इज्जत भी गिर रही है।
लोगों के नाम लूंगा, आपको उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले पीएम मोदी, फेकू, अमित शाह, तड़ीपार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, एनर्जेटिक। स्मृति ईरानी, क्या 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 नाम ले लिया स्मृति ईरानी के बारे में। जी जी जी। मैं बोलूंगा क्या, मतलब परस्त, सेल्फिश। और निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारामन, हिपोक्रेट, मुनाफिक। केजरीवाल, केजरीवाल, ऑनेस्ट। अभी की सरकार, केजरीवाल की सरकार या सेंट्रल नहीं, गवर्नमेंट की सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट की, मोदी सरकार। मोदी सरकार, बेरोजगार, रूबिका लियाकत, रूबिका लियाकत, बीएनडी, अंजना ओम कश्यप, सीनियर बीएनडी, सुधीर चौधरी, मेल बीएनडी, दीपक चौरसिया, जूनियर मेल बीएनडी, श्वेता सिंह, श्वेता सिंह, नोट में चिप, रोहित सरदाना, रोहित सरदाना, हिंदी बीएनडी, चित्रा त्रिपाठी, चित्रा त्रिपाठी। उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नाम से लग रहा है कि बीएनडी के खरीद के कोई है। अर्नब गोस्वामी, बीएनडी गुरु, रजत शर्मा, बीएनडी टीचर, रविश कुमार, रवीश कुमार, गोदी मीडिया का वैक्सीन, सूरज चवानकर, सुरेश चवनकिया, सुदर्शन न्यूज वाले। सुदर्शन न्यूज वाला। हाँ, अच्छा अच्छा, गेंडा बीएनडी। जो सोशल मीडिया पे और ऐसे कुछ चैनल है जो मीडिया मतलब जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रही है, जो फैक्ट दिखा रही है, मतलब उनको गलत बता रही है कि आप गलत, जहाँ गलत कर रहे हो वहाँ गलत हो, जहाँ सही हो वहाँ सही हो। तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि हिटलर, मसोलिनी और इनकी हुकूमतों का हाल देख लीजिए। जिन्होंने भी जुल्म का रास्ता इख्तियार किया, अल्लाह उन्हें तबाह किया। तो जितने ईमानदार, द कैरवान मैगजीन है, द क्विंट है, द वायर है और द न्यूज लॉन्ड्री है, ऐसे जितने ईमानदार, विशल शर्मा है, प्रसून वाजपेयी है, और जितने भी ऐसे सोशल मीडिया पर है, मैं उनसे कहूंगा डटे रहिए जालिम हुकूमतों के खिलाफ। एक दिन सही मानों में हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह, और जालिमों को अल्लाह सजा देगा इंशाअल्लाह। मुस्लिम भाइयों के लिए मैसेज है कि अल्लाह से डरिए, अल्लाह से जुड़िए, नमाजों की पाबंदी करिए, अल्लाह ही की इबादत करिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करिए। गैर मुस्लिम भाइयों में इस्लाम के बारे में जो गोदी मीडिया और संघी लीडर्स गलतफहमी फैला रहे, उसको जाकर वो गलतफहमी को दूर करिए। और लॉकडाउन में जिस तरह गरीब गैर मुस्लिम भाइयों की मदद करे, उनको खाना खिलाए, उनके लिए राशन डलाए, ये सिला रहमी का काम भी आगे करते रहिए, मुस्लिम्स के लिए भी गैर मुस्लिम्स के लिए भी, और अल्लाह से दुआएं करिए। इंशाअल्लाह हमारे अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। और ये हिंदू मुस्लिम जो है उनको क्या मैसेज है कि किसी पे भी भरोसा ना करे, ना लड़े आपस में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं ये कहूंगा तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम भाइयों से, आपस में आप लड़ेंगे, अदानी अंबानी आपको लूटेंगे। आपस में आप लड़ेंगे, आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर की जगह कातिल बनेंगे। आपस में आप लड़ेंगे, आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपकी आखिरत भी बर्बाद होगी। अंग्रेजों के एजेंट सावरकर और उनकी औलादें आपको बर्बाद करना चाहती है। आप वो रास्ते पर मत जाएं। आप एजुकेशन पर, हेल्थ पर, भाईचारगी पर, शांति उन्नति पर कंसंट्रेट करें, एम्प्लॉयमेंट पर कंसंट्रेट करें, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, देश की हिफाजत की कोशिश करें। आपस में एक दूसरे के खिलाफ जहरीले जुमले बोलना, गंदे गंदे पोस्ट बनाना, गंदे गंदे कार्टून्स बनाना, एक दूसरे के खिलाफ गंदे गंदे स्पीचेस देके भड़काना, इससे सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं आएगा। नेता प्लेन में बैठ के निकल जाएगा, आप और हम तबाह हो जाएंगे, अल्लाह ना खास्ता। तो मिलकर रहिए, भारत की हिफाजत, भारतवासियों की हिफाजत के लिए कोशिश करिए। अपने रब को जानिए, धार्मिक किताबें पढ़ के, उसी की इबादत, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर आइए, कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास भाई हमसे जोड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो।